नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, गंभीर विषय है। भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच में बढ़ती हुई खाई, संवादहीनता की स्थिति, बल्कि यहां तक कहूं कि संवाद शून्यता की स्थिति। लोकतंत्र तभी बलशाली होता है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों और दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करें। लेकिन जब कभी एक ऐसी खाई उत्पन्न हो जाती है, ऐसी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं जहां पक्ष विपक्ष के साथ कोई संवाद ही ना रखे या फिर ये संदेश दे कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो आप समझिए कि ये लोकतंत्र का अंत है। इस किस्म की प्रवृत्तियां ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं रही हैं, लेकिन जो संसदीय कार्यों के जो मंत्री होते हैं उनका काम ही ऐसा होता है, जो प्रोटोकॉल टाइप का काम रहता है, जहां पर हमेशा वो संवाद की स्थिति बनाए रखते हैं विपक्षी दलों से और कोशिश की जाती है कि संसद के अंदर जो भी बिल्स लाए जाएंगे या जो मुद्दे लाए जाएंगे उनके ऊपर एक हेल्दी बहस की जा सके। और ये सारा एकीकरण या एकता को क्रिएट करना संसदीय राज्य मंत्रियों का काम है। प्रमोद महाजन काफी फेमस रहे हैं, प्रिय रंजन दास मुंशी रहे हैं, प्रणब दा खुद अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर रहे हैं और लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अटल जी स्वयं एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मिलने जुलने में विश्वास रखते थे। सोमनाथ चटर्जी इस किस्म के व्यक्ति थे जो इस संवाद स्थापित करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूं कि आज जो राजनीतिक दलों में जो खाई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को पहले शत्रु पक्ष में परिवर्तित किया और शत्रु पक्ष से अब उनको देशद्रोहियों में परिवर्तित कर दिया है, ये एक दुखद, एक किस्म से कहा जाए कि एक अंक है राजनीति का। लेकिन आज की राजनीति के, आज के लोकतंत्र की हकीकत ये है जहां शायद सत्ता पक्ष, क्रूड शब्दों में मैं कहना चाहूंगा आज, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष से कहता है टू हेल विद यू, आई डोंट नीड यू इन दिस न्यू इंडिया, यू आर नॉट नीडेड। अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर घृणा इस स्तर तक पहुंच गई है कि वहां से कोई यू टर्न होता हुआ नजर नहीं आता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बढ़ती हुई खाई, यानी कि एक किस्म से शत्रु पक्ष या देशद्रोहियों के साथ किस किस्म का नाता हो, क्या ये परिभाषाएं लंबे समय तक चलेंगी? क्या राजनेता कभी इस संवेदनशीलता को समझेंगे कि लोकतंत्र का नाम जो है मिलजुल कर काम करना होता है, वहां विपक्ष शत्रु नहीं होता है, वो व्यवस्था का एक हिस्सा है, आवश्यक हिस्सा है। एक करेक्टिव मेजर्स लेके आते हैं, वो आपको करेक्ट करते हैं, आपकी कमियां, आपकी खामियां गिनाते हैं कि आप इस रास्ते पर मत जाइए। लेकिन अब तो कोई रास्ता सही बताना चाहे तो उसको भी देशद्रोही समझ लिया जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। बिलाल सब्जवारी जी, दादा गौतम लाहिरी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, इस गंभीर विषय में सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जब भी मैं आपके विचार सुनता हूं तो मेरे लिए तो आप मार्गदर्शक भी हैं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बहुत सारे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, आप उनमें से एक हैं। और आपको मैं भीष्म पितामह की तरह भी देखता हूँ, जो मार्गदर्शन देते हैं, आप जो कहते हैं उसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है और कोई भी चीज आप इस ढंग से नहीं कहते हैं जो हल्केपन से कही गई हो। हर चीज में गंभीरता होती है और वो गंभीरता भारत का आवाम भी सुनता है, जो भारत में बैठा है और जो विदेशों में बैठा है, क्योंकि गौतम लाहिरी के चाहने वाले लाखों हैं इस देश में। जी हाँ गौतम दा, आपकी टिप्पणी। आपने तो बहुत बड़ा मेरा तारीफ कर दिया है, मैं तो शर्मिंदा बोध कर रहा हूँ, लेकिन भीष्म पितामह से तुलना करना। लेकिन दादा मैं सच बोलता हूँ, मैं एक बात बता दूं, मैं तो सुनील बाबू से कह देता हूँ, मैं आपका फैन हूँ, इनके आशावादी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इनसे भी कहता हूँ। ठीक है, लेकिन भीष्म पितामह जो थे वो तो फाइनली दिल से जो भी थे, लेकिन कौरव के साथ थे, तो मैं तो कौरव के साथ हो ही नहीं सकता हूँ। इसलिए अब भले ही विश्व पितामह को माने, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे लिए विचारधारा सबसे अहम है। आप किस तरह है, भले ही अच्छे आदमी हो, लेकिन आप किस साइड में हो, ये सबसे आज के दिन में जरूरी हो गया है। एक विचारधारा, कौन सी विचारधारा का साथ आप है, वो जरूरी है। तो फिर भी आपका, मैं जो आपने जो बोला है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा उसमें
मेरा एक आपत्ति, विचारधारा का आपत्ति भी मैं जता रहा हूँ, ये भी आप थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो मॉडल है, तो वेस्टमिनिस्टर पॉलिटिकल सिस्टम से ही हम चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है कि विरोधी दल का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा भूमिका है। वो भूमिका है कि वो शैडो कैबिनेट की तरह काम करते हैं। आप ब्रिटेन के पार्लियामेंट में आप जानते ही हैं कि शैडो कैबिनेट जो होता है, हर मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री सबका पीछे एक एक ऑपोजिशन का लीडर रहते हैं, जिसके ऊपर निगरानी रखते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चालू हुआ था वो था पार्लियामेंट इसमें कि स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में सब दल का लोग रहता है, भले ही रूलिंग पार्टी का लोग ज्यादा होंगे, ये बात सही है, लेकिन उसमें बहुत चर्चा करके कोई भी विवादित विषय में सुलझ जाता है। बहुत ज्यादातर से सुलझा है, बहुत कुछ जो सुलझा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे, खासतौर पे मोदी सरकार आने के बाद तो बहुत कुछ में नोट ऑफ डिसेंट ही हमने ज्यादा देखा। और इसके बाद देखा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी का बैठक भी आजकल कम हो गया है। पार्लियामेंट का बात तो छोड़ ही दीजिए, पार्लियामेंट का कमेटी का बैठक, सारे बिल जिसको निगरानी करना है, जिसको चर्चा करना है, वो सबसे कम आजकल पार्लियामेंट्री कमेटी में स्क्रूटिनी के लिए जा रहा है। सरकार एक तरफा जो चाहे वो कर रहा है, और वो करके उसको लगता है कि शायद उनका कुछ जनता उसको सपोर्ट भी कर रहा है। किंतु जिस तरह सा रोष जनता में देखना चाहिए था, ये बात मान, भले ही कुछ विधानसभा रिजल्ट नतीजा में इनको झटका लगा है, हिमाचल और जो भी है आपका कर्नाटक रिसेंटली, अगला साल भी जो कहा रहा जो चुनाव होने वाला है, इसमें झटका लग सकते हैं, ऐसे एक आकलन चल रहा है। वो देखा जाएगा बाद में कि स्थिति कैसे होते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा नमूना आपने जो कहा, बहुत अहम मुद्दा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार और विरोधी पक्ष के बीच में बातचीत और संवाद होना चाहिए, जो पहले हुआ करते थे। ऐसे तो नहीं, वाजपेयी जी के जब अस्वस्थ थे तो राजीव गांधी ने उनको विदेश भेजा था। जब राजीव गांधी चाइना के जाने के पहले, सबसे पहले वाजपेयी को चाइना भेजा गया था। तो इसलिए एक तरह का एक सहमति था विरोधी और सरकार का, अगर देश का हित में हो तो। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो नतीजा आपने देखा, इसके ऊपर सबको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नया संसद भवन जो उद्घाटन हुआ है, इसमें बहुत सारे कला, प्राचीन इतिहास का कुछ बात, जो उसमें मूर्ति वगैरह सब कुछ लगाया गया है। लेकिन ये डिसीजन एक तरफा हुआ है। जो भी है, मैं क्या हुआ है उसका मेरिट में नहीं जा रहा, वो तो अलग विषय है चर्चा का। लेकिन जिस तरह से हुआ है, अब देखिए, पार्लियामेंट में कमेटी होते हैं, पार्लियामेंट का बिल्डिंग को देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका सुधार करने के लिए एक भी पत्थर या मूर्ति लगाना है होता है, फोटो लगाना होता है, कमेटी चर्चा करके सिद्धांत लेते हैं। आप याद दीजिए, मैं तो अभी आपका चर्चा का पहले मैं पुराना पार्लियामेंट को वेबसाइट खुलने का कोशिश कर रहा था, खुल नहीं रहा है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन पार्लियामेंट है, जिसमें स्टैचूज वगैरह लगाना होता है, जिसमें इतना सारे लगाए, सारे सहमति से लगाया गया। उसमें कुछ लोगों को नहीं लगना चाहिए था, वो अलग बात है, पॉलिटिकल उसमें यह है, लेकिन वो कमेटी ने फैसला किया था, इसलिए वो लगा है। लेकिन इस पार्लियामेंट में जो हो रहा है कि पार्लियामेंट नहीं, प्रधानमंत्री खुद सब कुछ तय कर रहा है। अब विरोधी बात को तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे तो डाउट है कि कैबिनेट में चर्चा हुआ कि नहीं, मुझे तो डाउट है कि स्पीकर के साथ भी चर्चा हुआ कि नहीं। अब जिस संसद का उद्घाटन हो रहा है, राज्यसभा एक चेंबर है, उसका जो कुलपति है उसको बुलाया नहीं जा रहा है, वो नहीं है। फिर भी उसको, आपको पता है कि कैसे इन लोगों ने भाषण और बयान देते हैं, कि बयान पता नहीं मुझे लिखाया गया कि नहीं, वो भी खुद लिखा कि नहीं, सुन के शायद सुना कि मैंने ये लिखा है, तो ये हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो इसमें आप जो बोल रहे हैं कि विरोधी दल के साथ बातचीत तो छोड़ दी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का उचित था कि ये नया उद्घाटन के पहले सारे विरोधी दल को बुला के एक सर्वदल बैठक करना चाहिए था।
जिसमें सबको राय देना चाहिए था। हो सकता है कि कोई विरोध उसमें राय देते हैं, लेकिन कम से कम ये बोल सकते थे कि हमने देखिए विरोधी दल के साथ चर्चा किया है। तो ये सरकार फैसला कर लिया है, अगला चुनाव तक विरोधी दल नाम के कोई विरोधी मुक्त भारत, विरोधी मुक्त पार्लियामेंट, ये दिशा लेके पॉलिसी लेके चल रहा है। इसका इसका सिर्फ एक जवाब दे सकता है भारत की जनता। वो जनता अगर जवाब देते हैं इसके पक्ष में या विपक्ष में, तभी पता चलेगा कि इनका एक काम सच न्याय है कि अन्याय है। मुझे तो लग रहा है कि मैं भारत की जनता के ऊपर भरोसा करता हूँ। कभी ये तानाशाही भारत की जनता ने माना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी और एक बार दोबारा बोल के खत्म कर रहा हूँ। पहली बात, देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो चुनाव में हारा नहीं है, नेहरू छोड़ के। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को आप निकाल दीजिए, बाकी सारे प्रधानमंत्री बैलेट से हराया गया है। इससे बड़ा, अभी जो नरेंद्र मोदी है बड़ा लोकप्रिय नेता है, मैं मानता हूं कुछ लोगों के पास लोकप्रियता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा स्टेट्समैन लाइक प्रधानमंत्री थे देश में, जिसको जनता ने हरा दिया है। तो मुझे उम्मीद है जनता का जो ताकत है वो बुलेट से बैलेट में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर इसको पसंद हुआ, ये जिसको सब लोग अब बोल रहा है कि एक नायक तंत्र आ रहा है, तानाशाही आ रहा है, अकेला ही फैसला दे रहा है, अब उसको सबको मानना पड़ रहा है। उन्होंने फैसला कर लिया, बिना चुने हुए साधु लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये अजीज का स्थिति, पार्लियामेंट में अंदर बिना चुने हुए लोग आ रहे हैं। कोई एक ऐसे तो कोई स्थिति मैं पहले तो कभी पता नहीं मुझे, हमारा बाकी जो विद्वान लोग हैं उसको पता होगा। मेरे तो मेरे ख्याल में मैं 30 साल से ऊपर पार्लियामेंट कवर किया हूँ, मैंने तो कभी ऐसा सीन देखा नहीं है। ये तो मेरे लिए अजीब लगा कि मैं संसद में हूँ ना धर्म संसद में हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था। दिनेश जी जी दादा, बहुत बड़ी बात